Hello, dear students. In the series of this poem Dover Beach Explanations, in this part, in the fifth part, we will discuss the line number 21 to 28 in this video. इस वीडियो में हम डोवर बीच जो पोएम मैथ्यू आर्नल्ड की है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसका फिफ्थ पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम लाइन नंबर 21 टू लाइन नंबर 28। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, मैथ्यू आर्नल्ड इज सिटिंग एट द seashore at the beach of a place named Dover, और इसीलिए इस कविता का नाम है डोवर बीच। तो यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड बैठे हुए हैं और वो ही इज़ अ लिटिल मेलंकोलिक। एक शब्द इस कविता में कई बार आया है, मेलंकली, MELANCHOLY। मेलंकली उदासी, मेलंकोलिक इसी से एक शब्द बनता है MELANCHOLIC। मेलंकोलिक इज एडजेक्टिव, मेलंकोलिक मीन्स उदास। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो इस डोवर बीच पर बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे। और ये कौन सा समुद्र है? नॉर्थन सी भी इसको कहते हैं, या इंग्लिश चैनल जो है टू बी प्रिसाइज, उस इंग्लिश चैनल के जहाँ पर एक स्थान है डोवर नाम से, स्ट्रेट ऑफ डोवर पे, वहाँ ये बैठे हुए हैं। और समुद्र के किनारे पर बैठकर इनके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं वो विचार जो है वो उदासी से भरे हुए हैं, मेलंकोलिक थॉट्स हैं। और वो मेलंकोलिक क्यों है, मैंने ये फर्स्ट पार्ट में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, तो आई शैल नॉट रिपीट इट हियर। जो परिवर्तन आ रहे थे उस युग में, सामाजिक, धार्मिक और साइंटिफिक, वी कैन से, जो ट्रांजिशन का पीरियड था, उन सब चीज़ों की वजह से देयर वाज अ टर्मोइल इन द सोसाइटी। द सोसाइटी वाज अंडर गोइंग अ ग्रेट चेंज, एक बहुत बदलाव की अवस्था थी। तो इस तरह का माहौल था। तो यहाँ ये स्टैंजा जो है, ये लाइंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। तो आप ध्यान से सुनिएगा और इसको ठीक से प्रिपेयर भी करिएगा। सो लेट अस बिगिन द लाइंस। The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. अब मैथ्यू आर्नल्ड यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं सी ऑफ फेथ, सी यानी समुद्र, तो समुद्र की तुलना कर रहे हैं फेथ से, रिलीजियस फेथ, जो धार्मिक आस्था है। मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था व्हाट वर दी चेंजेस इन दिस एज। और मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एज के पोइट थे, और इस एज में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे। औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और अर्बनाइजेशन था, और बहुत सी चीज़ें थी, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स थे, साइंस जो नए नए आविष्कार कर रहा था, तो उसकी वजह से बहुत से ऐसे रिलीजियस बिलीव्स थे, जो धार्मिक आस्थाएं थी, उनको साइंस वॉज प्रूविंग देम रॉन्ग, उनको वो गलत सिद्ध कर रहा था। एंड because when the science proved some of the religious beliefs wrong, people started having doubts about the other principles of the religion। जो कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको जब विज्ञान ने गलत सिद्ध कर दिया, तो नेचुरल है लोगों के मन में डाउट आने लगी, ये जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सही हैं या नहीं, या किस हद तक सही हैं। तो
इन सब चीज़ों से क्योंकि धर्म में लोगों की आस्था कम हो रही थी, एंड धर्म रिलीजियस फेथ की जो यहाँ बात हो रही है, इट इज़ ओनली नॉट ओनली from the viewpoint of being religious or not religious, having belief in Christianity or not having a belief, but it is also related with some sociological or moral spiritual values. क्योंकि कोई भी धर्म हो, जो विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं, every religion teaches the principles of morality एंड एथिक्स. नैतिकता का पार्ट जो है वो एक हर धर्म ज़रूर पढ़ाता है. तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपने धर्म को मानता है, एंड इफ ही फॉलोज द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ दैट रिलीजन, दैट पर्टिकुलर रिलीजन, नो रिलीजन टीचेस इमोरल और अनएथिकल थिंग्स. कोई भी धर्म जो है अनैतिक चीज़ों की शिक्षा नहीं देता, वो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा ही देता है. अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, या उसका जो मीनिंग है उसको हम तोड़ मरोड़ के किसी और रूप में चेंज कर लेते हैं. बट एक्चुअली देयर इज़ नो रिलीजन विच गाइड्स एनी पर्सन टू मूव ऑन दी रॉन्ग पाथ. गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा जो है वो धर्म नहीं देता. तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मैथ्यू आर्नल्ड कह रहे हैं कि द सी ऑफ फेथ. तो ये यहाँ आप नोट डाउन भी कर लीजिए. मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड हियर. आपको पता है मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, तो उसका प्रयोग हुआ है. सी फेथ, जो रिलीजियस फेथ है, उसकी तुलना सी से की गई है, समुद्र से की गई है. तो यू कैन पुट इट इन योर क्रिटिकल कमेंट्स दैट मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर. द सी ऑफ फेथ, तो फेथ से यहाँ मतलब है रिलीजियस फेथ और स्पिरिचुअल फेथ, was once too at the full. So Arnold here, he is comparing the religious faith to the sea, and he's saying that once the sea of religious faith was full, और जो सी है, समुद्र है, मतलब जो धार्मिक आस्था की भावना है लोगों में, वो एक समय में ऐसी थी जैसे समुद्र पानी से पूरा भरा हुआ होता है. व्हेन इट इज एट फुल टाइड, व्हेन द सी इज एट फुल टाइड, जब उसमें जो उसकी लहरें हैं, उनमें ज्वार आता है. टाइड को हिंदी में ज्वार, यानी वो लहरें जो ऊंची उठती हैं, जब उसमें बहुत वेग होता है, बहुत फोर्स होता है सी वेव्स में, और वो लहरें फोर्सफुली दे स्ट्राइक एट दी सी शोर. बिल्कुल एक तरह से प्रहार करती हैं वो सी शोर पर, जो समुद्र का किनारा है वहाँ. तो इस तरह से इट वाज लाइक, कहने का मतलब ये है कि आर्नल्ड इज सेइंग that once religious faith was so full, the society was so much full of the religious faith, वो इतनी भरी हुई थी, and it has a strong it has strength and power to guide people to go on the right path. तो इतना उसमें फोर्स था. और ये कैसा था? एंड राउंड अर्थ shore lay like the folds of a bright girdle furled. तो अब यहाँ उन्होंने तुलना की है. और ये जो सी ऑफ फेथ है वो कैसा था? एक तो ये फुल था, इट वॉज एट फुल टाइड, बहुत पूरा, जिस तरह से जब बहुत उफान होता है, कह सकते हैं हम, जब समुद्र में जो बहुत पावर से सी वेव्स आती हैं, तो ऐसा था. यानी जो रिलीजन था, रिलीजियस फेथ था, वो एक समय में, वंस अपॉन अ टाइम, वो इतना पावरफुल था. पीपल हैड सो मच फेथ इन द रिलीजन. और ये कैसा था? इन राउंड अर्थ्स शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल. तो गर्डल कहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट विच इज़ वॉर्न अराउंड दी वेस्ट, WAIST. एक तरह का आभूषण होता है जो कमर पर पहना जाता है, और इसको गर्डल कहते हैं.
हिंदी में इसको तगड़ी भी कहते हैं, बेल्ट भी कहते हैं। तो ये जो सी ऑफ फेथ है, रिलीजियस फेथ है, ये एक समय में कितना पावरफुल था ये उन्होंने बता दिया। और अब यहाँ बात हो रही है एक ऑर्नामेंट की। तो ऑर्नामेंट क्यों पहना जाता है? टू मेक समवन लुक मोर ब्यूटिफुल, ताकि वो और अच्छा दिखे। तो ये जो रिलीजियस फेथ था, इट मेड द लाइव्स ऑफ पीपल मोर ब्यूटिफुल से यहाँ मतलब है बेटर। इट मेड द लाइव्स ऑफ पीपल बेटर सिंस इट always encourage them to move on the moral and right path। तो वो लोगों की को एक पॉजिटिवली आगे पुश कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। तो ये कैसा था? ये ऐसा लगता था कि राउंड अर्थ शोर, कि धरती का जो किनारा है, शोर यानी किनारा, उस किनारे पर ये पड़ा हुआ है। ये सी ऑफ स्पिरिचुअल फेथ, ले माने जैसे कोई चीज पड़ी हुई है, किनारे किनारे वो पड़ी हुई है। लाइक द फोल्ड्स, फोल्ड्स का मतलब लेयर्स, यानी कई परतों में, लेयर्स में वो पड़ा है। किस चीज की परत है? ब्राइट गर्डल। गर्डल मैंने बताया आपको एक ऑर्नामेंट जो कमर पर पहना जाता है, और ब्राइट है, वो शाइनिंग है, जैसे सुंदर है। तो ये जो रिलीजियस फेथ है, ये एक समय में अफोल्ड का मीनिंग भी लिख लीजिए, रैप्ड, जैसे लपेटा हुआ है। तो ऐसा लगता था कि जैसे ये जो रिलीजियस फेथ है, इट वाज लाइक अ सी एंड इट वाज एनसर्कलिंग अर्थ, जैसे पृथ्वी का काफी हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज सी। तो और ये धरती को सजा रहा है। रिलीजियस फेथ की बात हो रही है यहाँ। कौन सजा रहा है? फोल्ड का मतलब वैसे तो जैसे लपेटना होता है, बट यहाँ वी कैन से कि इट वाज इट डेक्ड अप दी, डेक्ड अप एक शब्द होता है जैसे सजाना किसी चीज को, DECKED, डेक्ड अप, UP। तो इट डेक्ड अप द अर्थ like a bright shining girdle beautifies a lady। जनरली क्योंकि ये ऑर्नामेंट है वो महिलाएं पहनती हैं। तो इस तरह से ये इतना सुंदर था और ये धरती को जैसे सजा रहा था। इट वॉज मेकिंग अर्थ लुक मोर ब्यूटिफुल। अब यहाँ सिर्फ सुंदरता का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि फिजिकली सुंदर, मीन्स इट वॉज मेकिंग इट मोर ब्यूटिफुल इन दी मॉरल सेंस। इसको ज़्यादा अच्छा बना रहा था। इट वॉज मेकिंग लाइफ मोर नोबल, बहुत अच्छा एंड बेटर, और बेहतर बना रहा था। तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ 3rd लाइन में आप देखिए इस स्टैंजा के, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल। जो तुलना की है उन्होंने सी ऑफ फेथ की, जो धार्मिक आस्था है उसकी तुलना की है ब्राइट गर्डल से, जो एक ऑर्नामेंट, एक आभूषण होता है, और उसके लिए उन्होंने लाइक शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। आपको मालूम है तुलना करने के लिए जहाँ एज या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, SIMILE। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड यू कैन मेंशन इट इन योर क्रिटिकल कमेंट्स। उसमें आप ये पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में मैंने मेटाफर आपको बता दिया है, तो ये 2 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इन 3 लाइन्स में हमने देखा कि आर्नल्ड जो है, ही इज कंपेयरिंग रिलीजियस फेथ विद दी सी। समुद्र के साथ तुलना कर रहे हैं कि एक समय में इतना फोर्स था, धार्मिक आस्था लोगों के मन में इतना ज़्यादा भरी हुई थी, लोग उन चीज़ों का पालन करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बट नाउ आई ओनली हियर। नाउ मीन्स नाउ इन मॉडर्न टाइम्स, अपने समय की बात कर रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड। नाउ in this modern age and this
एज ऑफ डाउट। मैंने आपको बताया विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ डाउट, संदेह एंड डिसबिलीफ। डिसबिलीफ यानी लोगों का चीज़ों पर से विश्वास उठ रहा था। क्यों उठ रहा था? फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि एक बदलाव का युग था, बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी समाज के रूप में, धर्म की वजह, विज्ञान की वजह से, और उन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी में भी चेंज आ रहा था। तो ही सेइंग दैट नाउ, बट नाउ आई ओनली हियर, नाउ आई व्हाट आई सी अराउंड, आई मीन्स आर्नल्ड इज सेइंग व्हाट व्हेन आई सी अराउंड, हियर से मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, यहाँ मतलब है व्हेन ही ऑब्जर्व्स अराउंड हिमसेल्फ, जब वो अपने आसपास देखते हैं तो क्या पाते हैं? इट्स मेलंकोली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। इट्स मीन्स ये सी के लिए आया है, सी ऑफ फेथ, समुद्र से तुलना की है, धार्मिक धर्म के समुद्र से, यानी धर्म से। तो धर्म, रिलीजन या आस्था जो है, इसकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले वो समुद्र भरा हुआ था, बहुत उसकी वेव्स वर स्प्रिंगिंग अप द शोर, दे वर स्ट्राइकिंग एट द बीच, उछल कर जो है वो ये इसकी लहरें हैं ये आ रही थी, समुद्र के किनारे आ रही थी, इतना पावर में था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ वीक हो गया। ये समुद्र जो है, समुद्र कौन सा? रिलीजियस फेथ, द सी ऑफ रिलीजियस फेथ हैज बिकम वीक, ये कमजोर हो गया है और अब ये पीछे जा रहा है, इसकी लहरें पीछे, जैसा लग रहा है समुद्र अपनी जगह छोड़ रहा है, इट इज श्रिंकिंग, कम हो रहा है। लाइन्स देखिए आपको और समझ आएगा। बट नाउ आई ओनली हियर, नाउ आई ऑब्जर्व, नाउ इन दिस मॉडर्न एज ऑफ डाउट एंड डिसबिलीफ, डाउट DOUBT, डाउट एंड डिसबिलीफ, यानी जब अनास्था का, इस तरह से फेथ का ऑपोजिट होता है डिसबिलीफ। तो जब फेथ अब लोगों में कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है? डिसबिलीफ, यानी आस्था अब नहीं है उनके मन में, DISBELIEF, तो डिसबिलीफ बढ़ रहा है। तो अब मैं देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ? आई ओनली हियर, आई ओनली वॉच, हियर से मतलब है यहाँ आई वॉच, ऑब्जर्व या आई रिफ्लेक्ट, मैं देखता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ। क्या देखता हूँ? इट्स सी ऑफ फेथ, इट्स मैंने बताया आपको सी ऑफ फेथ के लिए आया है, जो धर्म का, समुद्र की तुलना धर्म से की है। तो सी ऑफ फेथ कैसा हो रहा है? मेलंकोली, मेलंकोली उदास। इसके लिए दूसरे शब्द आप लिख सकते हैं, सैड इज अ कॉमन वर्ड, उदास, और ग्लूमी एक शब्द है, उसका मतलब भी उदास है, GLOOMY, ग्लूमी। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड भी उदास होता है, निराशा से भरा हुआ, DEJECTED, डिजेक्टेड, निराश। एक और शब्द भी क्रेस्ट फॉलन होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, CREST, क्रेस्ट फॉलन, FALLEN। तो नाउ आई सी द सी ऑफ फेथ is kind of sad, I see that it is crestfallen, ये कुछ निराशा मुझे इसमें दिखाई देती है। और क्या दिखता है? लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, रोर ये शब्द पहले भी आया है, आर्नल्ड ने ये यूज किया था, ग्रेटिंग रोर कहा था, हमने इसको डिस्कस किया था आई थिंक सेकेंड पार्ट में, इफ यू रिमेम्बर। तो यस, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था। रोर का मतलब होता है शेर की दहाड़ने की आवाज को रोर कहा जाता है, या जो बहुत बड़ा कोई साउंड होता है, थंडर के साथ, जो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भी कई बार ये रोर वर्ड यूज हो जाता है। और जो समुद्र की बड़ी गहरी आवाज होती है उसके लिए भी रोर कभी कभी लिख देते हैं। तो आर्नल्ड इज सेइंग व्हेन आई सी अराउंड, आई सी दैट द सी ऑफ फेथ। अब सी के बेटा दो मतलब सी एक सी का मतलब देखना भी होता है, SEE, और SEAC मीन्स समुद्र। तो आई सी दैट द सी ऑफ फेथ, अब आई सी मैं बार बार बोल रही हूँ तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। सी यू मीन से कि आई व्हेन आई वॉच अराउंड, जब मैं देखता हूँ आसपास, व्हेन आई ऑब्जर्व, OBSERVE, जब मैं
मैं एक तरह से निरीक्षण करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं क्या पाता हूँ कि जो रिलीजियस फेथ है वो कम हो रहा है। एक तरह से वो जो समुद्र से उन्होंने तुलना की, तो ऐसा लग रहा है कि वो समुद्र पीछे जा रहा है। विद ड्रॉइंग रोर, विदड्रॉ होता है पीछे हटना, तो पीछे हटना, उसके लिए आप एक शब्द लिख सकते हैं मूविंग बैक, द सी इज मूविंग बैक, या रिसीड, RECEDE, रिसीड। और अगर इसमें ING लगाएंगे तो E हट जाएगा, RECEDING। तो आई फील एज इफ दैट सी ऑफ फेथ इज रिट्रीटिंग। रिट्रीट मीन्स भी पीछे हटना होता है, RETREAT, और इसमें ING लगा सकते हैं आप। तो आई फील दैट एज इफ the sea of faith is retreating back, it is moving back, and it seems it is creating a melancholic sound, a gloomy sound, a dejected sound, a sad sound। एक निराशा भरी ध्वनि उत्पन्न करते हुए ये पीछे जा रहा है। और निराशा भरी ध्वनि क्योंकि आर्नल्ड इज सैड, एक्चुअली द सी इज नॉट सैड, आर्नल्ड इज सैड when he finds that people are now turning away from the religious faith। लोगों में धर्म की आस्था कम हो रही है, इस बात से आर्नल्ड दुखी हैं। समुद्र तो एक सिंबल है जो वो कह रहे हैं, तो ये समुद्र जो है वो पीछे जा रहा है। और क्या हो रहा है? रिट्रीटिंग, मैंने आपको बताया, पीछे हटना, यानी कम हो रहा है। कम होने का एक और शब्द भी होता है डिमिनिश, DIMINISH, इट इज डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग, DECREASE। तो जो धार्मिक आस्था है वो लोगों में कम हो रही है। To the breath of the night wind, ऐसा लग रहा है, ब्रेथ का मतलब है विंड, ब्रेथ का मतलब वैसे होता है सांस, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है विंड। इट सीम्स एज इफ द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। और कैसी हवा चल रही है? ऑफ द नाइट विंड, नाइट विंड, रात्रि का समय जब ये बैठे हैं, हवा बह रही है। और वो नाइट विंड कैसी है? इट सीम्स इट इज अ विंड ऑफ डाउट एंड डिसबिलीफ। हवा में ही जैसे अविश्वास है, अनास्था है। डाउट एंड डिसबिलीफ मैंने आपको भी बताया भी था थोड़ी देर पहले। और आगे क्या हो रहा है? डाउन द वास्ट एजेस ड्रेयर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा लग रहा है कि जो किनारा है, डाउन दी वास्ट माने बड़ा, एक बड़ा लंबा सा किनारा है, बड़ा सा बीच, बहुत दूर तक गया है वो। एजेस यानी सी शोर, समुद्र का किनारा, SEAC, शोर का मतलब भी किनारा होता है, SHORE। तो ये जो बड़ा सा किनारा है वो कैसा लग रहा है? सी बीच है जो, वो कैसा, सी शोर या सी बीच, वो कैसा लग रहा है? ड्रेयर, DRER, ड्रेयर मीन्स डिप्रेसिंग, डल, DULL, डल, डिप्रेसिंग, निराश, जब डिप्रेस हम जानते हैं, DEPRESSING। It seems as if this sea shore is depressing and dull। ये बहुत उदास जगह मुझे महसूस हो रही है। एंड यहाँ पे और क्या है? एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। शिंगल्स कहते हैं बेटा सी शोर पे जो पैबल्स, जो कुछ पत्थर होते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था पैबल्स कहते हैं, जो छोटे छोटे जो रॉक्स होती हैं सी शोर पे, सी बीचेस पे, और वो पानी के बहाव से इन ग्रेजुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। और वो पानी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि लहरें आती जाती रहती है, पानी से टकरा टकरा कर ही वो धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाते, चिकने हो जाते हैं पत्थर। वो ऐसे एजी नहीं लगते कि पत्थर का टुकड़ा है तो वो हमें छूने में चुभने जैसा महसूस हो, वैसा नहीं होता। तो शिंगल्स यानी सी शोर पर जो पेबल्स होते हैं, जो पत्थर छोटे छोटे होते हैं, दोज आर कॉल्ड शिंगल्स। तो ये ऐसा लग रहा है कि देर आर शिंगल्स लाइंग ऑन द सी शोर। नेकेड, अब यहाँ नेकेड से मतलब है, ऐसा लग रहा है कि लोग, नेकेड से मतलब द पीपल हैव बिकम नेकेड ड्यू टू रिलीजियस फेथ। अब यहाँ नेकेड का मतलब
फिजिकली नेकेड नहीं हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, मतलब वी कैन से वी वेयर ड्रेसेस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट आवर dignity, but because people are shedding their religious beliefs, so it seems that they are losing their dignity. ऐसा लगता है कि वो अपनी ही जो गरिमा है, जो क्योंकि मॉरलिटी कम होती है और उस वजह से समाज में भी कई चीज़ें गलत बातें बढ़ने लगती हैं, तो इट सीम्स दैट पीपल आर लूजिंग देयर डिग्निटी, अपनी गरिमा को वो कम कर रहे हैं. DIGNITY, डिग्निटी. सो द वर्ल्ड सीम्स टू मैथ्यू आर्नल्ड विदाउट फेथ. तो जो नेकेड वर्ड है वो यहाँ ये भी है कि लोगों ने अपना धर्म, अपनी आस्था जो है वो खो दी है, और इट सीम्स एज इफ जो एक दुनिया है वो एक ऐसा स्थान हो गया, इट हैज़ बिकम अ प्लेस लाइक अ शोर. एक ऐसा, जैसे समुद्र के किनारे की तुलना कर रही हैं, तो वो किनारा जो है वो समुद्र का किनारा नहीं है, ये संसार ही वो शोर हो गया है. शोर यानी समुद्र का किनारा, SHORE, ऑन विच बेयर पेबल्स लाई अबाउट इन टोटल डेजोलेशन. ऐसा है जैसे हम पेबल जैसे हो गए. ह्यूमंस हैव बिकम लाइक बेयर पेबल्स और हु आर लाइंग देयर इन डिजेक्शन और डेजोलेशन. जो वहाँ पड़े हुए हैं किस तरह से, निराशा में. डिजोलेशन, DESOLATION, डिजोलेशन. और इसी का एक और शब्द होता है डिजेक्शन, DEJECTION, डिजेक्शन. दोनों का एक ही मतलब है, निराशा. तो ये इस तरह के विचार जो हैं वो आर्नल्ड ने यहाँ व्यक्त किए हैं. आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू. आपको मैं समझा पाई हूँ. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टैंजा था, तो इसको आप थोड़ा ठीक से रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. और क्रिटिकल कमेंट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि इन दिस स्टैंजा मैथ्यू आर्नल्ड इज एक्सप्रेसिंग विक्टोरियन मेलॉन्कली. ये विक्टोरियन एज का एक टिपिकल फीचर है, जो एक निराशा है, इसको वो व्यक्त कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ जनरल डिस्पेयर. एक माहौल में ही एक निराशा थी उस युग में, जिसको कि मैथ्यू आर्नल्ड ने एक्सप्रेस किया है. तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. Also subscribe to my channel for new updates. Thank you very much.